नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार आजमगढ़। इस 31 दिसंबर को पूरा शहर झूम उठने वाला है क्योंकि होटल गोल्डन फॉर्च्यून आजमगढ़ लेकर आ रहा है न्यू ईयर ईव का सबसे धमाकेदार इवेंट। इस रात को और खास बनाने आ रहे हैं सन ऑफ साबरी ब्रदर्स अपनी सोफी और सोलफुल आवाज के साथ, और डांस फ्लोर को फायर बनाएंगी डीजे साहिबा अपनी हाई एनर्जी बीट्स के साथ। एक ही रात, एक ही स्टेज एंड सो मच ऑफ डबल धमाका। ये पूरा शो फनकार के द्वारा क्यूरेटेड है जहां एंटरटेनमेंट का लेवल हमेशा टॉप नॉच होता है। तो वेन्यू याद रखिएगा, होटल गोल्डन फॉर्च्यून आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां थाना रौनापार क्षेत्र अंतर्गत एक युवक का असलाह के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने से क्षेत्र में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। वायरल तस्वीर में युवक के हाथों में असलाह दिखाई दे रहा है। जानकारी के अनुसार सत्यम यादव पुत्र हरिकेश यादव निवासी ग्राम चिवान की एक तस्वीर इंस्टाग्राम स्टोरी के माध्यम से सामने आई है, जो तेजी से वायरल हो गई। तस्वीर सामने आने के बाद लोगों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी है और वहीं फोटो कब की है, हथियार असली है या नहीं, इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं। मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि सत्यम यादव नामक व्यक्ति के सोशल मीडिया अकाउंट से एक फोटो वायरल हुआ है, इसमें वह अवैध असलाह लिए हुए दिखाई दे रहा है। इसकी जांच थाना अध्यक्ष रौनापार को दी गई है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर एक वीडियो वायरल हो रहा है, सर क्या है? देखिए, थाना रौनापार के अंतर्गत एक सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें सत्यम यादव नाम के व्यक्ति के सोशल मीडिया अकाउंट से एक फोटो वायरल की जा रही है, जिसमें वो अवैध असलाह लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे प्रकरण की जांच एसएचओ रौनापार को दी गई है। जांच के आधार पर जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के रोडवेज परिसर में बनाए जा रहे नए गेस्ट हाउस के निर्माण को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं। भाजपा नगर अध्यक्ष मृगांक शेखर सिन्हा ने निर्माण कार्य को मानक विहीन बताते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर 6 सूत्रीय जांच की मांग की है। भाजपा नगर अध्यक्ष मृगांक शेखर सिन्हा और भाजपा नेता नीरज सिंह ने बताया कि रोडवेज परिसर में स्थित पुराने गेस्ट हाउस को जर्जर घोषित कर ध्वस्त कर दिया गया था, जबकि उसके स्थान पर जो नया गेस्ट हाउस बनाया जा रहा है वह पीडब्ल्यूडी के मानकों के विपरीत है। आरोप है कि नए निर्माण में न तो पिलर का प्रयोग किया जा रहा है और न ही नई ईंटों का, बल्कि पुरानी ईंटों से ही भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इसके साथ ही निर्माण कार्य में 5:1 के अनुपात में मसाले का उपयोग किया जा रहा है, जो तय मानकों के अनुरूप नहीं है। मृगांक शेखर सिन्हा ने ज्ञापन में मांग की है कि इस पूरे निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कराई जाए। उन्होंने 6 बिंदुओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि नया गेस्ट हाउस का नक्शा प्राधिकरण के मानकों के अनुरूप है या नहीं, यदि पुरानी इमारत उपयोग योग्य थी तो उसे ध्वस्त क्यों किया गया, बिना पिलर के भवन निर्माण क्यों कराया जा रहा है, नया भवन कितने समय तक सुरक्षित और उपयोग योग्य रहेगा, निर्माण में प्रयुक्त सीमेंट और बालू पीडब्ल्यूडी के मानकों पर खरे उतरते हैं या नहीं, और नए भवन की लागत असामान्य रूप से कम क्यों रखी गई है। भाजपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो पार्टी आंदोलन करने को मजबूर होगी। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले में पारदर्शिता बरतते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। देखिए, वहाँ एक गेस्ट हाउस पुराना था, उसको तोड़ करके नया गेस्ट हाउस बनना था, तो पूरा उन लोगों ने नींव खोदा नहीं, उसी को तोड़ करके उसी पर से बनवा रहे हैं। वो भी सारी पुरानी ईंटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मसाला भी मानक के अनुसार नहीं लगा रहे हैं, 1:5 का मसाला लग रहा है उसमें। तो ये सारी बातें लेकर के आज हम डीएम साहब के यहाँ मिलने आए थे। डीएम साहब उपस्थित नहीं थे, एसडीएम साहब को हम लोग दिए। मांगे हैं आपकी? पहले तो तत्काल काम रोक दिया जाए, मानक के अनुरूप ही कार्य हो,
अब तक जो काम हुआ उसका ध्वस्तीकरण करा के नए सिरे से नींव बना करके उसको किया जाए। अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि सबको संज्ञान में है मामला उच्च अधिकारियों को, ऐसा काम था। अगर उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला है तो वो मामला काम हो कैसे रहा है? सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी, करवाएगी जो 2 दिन का हो। अगर वो ठीक रहा होता काम तो नया बनवाने की जरूरत नहीं थी, और नया बन रहा है तो मानक के अनुरूप बनना चाहिए। तो ताज बंगला बन रहा है सरकारी, रोडवेज का वो गेस्ट हाउस बन रहा है। कौन लोग रहेंगे उसमें? सरकारी लोग तो रहेंगे। अब सरकारी लोग रहे चाहे मंत्री लोग रहे, उससे नहीं, अभी जो तत्काल काम हो रहा है वो काम सही होना चाहिए, ये हमारी मांग है। रोडवेज में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लेकर के आप लोग आज जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हैं, मिले हैं, क्या बातचीत हुई है? रोडवेज चूंकि जिलाधिकारी साहब उपस्थित नहीं थे तो एसडीएम साहब से बात हुई, उन्होंने इसका कड़ा वो कहा है, क्योंकि आरएम साहब से वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि उच्चाधिकारियों के संज्ञान में है। तो यहाँ बात हुई तो ये पूछा गया कि क्या जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में ये निर्माण कार्य हो रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा निर्माण कार्य इस समय संभव ही नहीं है, क्योंकि बिना पिलर का निर्माण कार्य आज के डेट में एक छोटा सा घर नहीं बन रहा है। तो ये सरकारी भवन जिसकी की एक बार बनने के बाद कम से कम 10 साल 15 साल वो भवन यूज में रहता है, वो बिना बीम का कैसे बन रहा है? दूसरी बात, आरएम साहब से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये निर्माण कार्य नहीं हो रहा, ये पुराना जो था उस जर्जर भवन को रिपेयरिंग का काम है। तो मैंने इनसे ये पूछा कि रिपेयरिंग का अगर काम है तो भवन गिराया क्यों गया, और अगर रिपेयरिंग था तो ईटा, अगर भवन गिराया गया है तो इसका मतलब कि ईटा उसका काम लायक नहीं था, तो फिर ईटा का उपयोग कैसे किया जा रहा है? अच्छा, इतने साल में आपने कभी देखा है कि कोई ध्वस्तीकरण करने के बाद उसकी रिपेयरिंग की जाए? नहीं, हमने तो नहीं देखा। तो यही बात तो ही संज्ञान में आई, और जिस स्पीड से वहाँ काम हो रहा है, जैसे फ्राइडे को आप मीडिया के माध्यम से वो संज्ञान में आया था, और आज की स्थिति ये है कि वो छत लगने के कगार पे, मतलब लगातार वहाँ काम हो रहा है। ये तो मतलब उनकी हिम्मत को दाग देनी चाहिए आरएम साहब की, कि वो जो है काम को रोक भी नहीं रहे, उसी स्पीड से कराए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार का ये मामला है और सरकार आपकी कहती है जीरो टॉलरेंस, आप लोग कहीं ना कहीं सरकार से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है किनका हाथ है किस तरह का काम हो रहा है? देखिए, हम इस बारे में थोड़ा सा ये कहना चाहेंगे, सरकार हमारी है लखनऊ में, लेकिन यहाँ जो सरकार है 10 विधायक 2 सांसद एमएलसी, ये सरकार किसकी है ये आप भी जानते हैं और पूरा आजमगढ़ जानता है। ये लोग आजमगढ़ के उत्थान को नहीं, पतन के लिए हमेशा प्रयास रहते हैं। इनका काम ही है सरकारी धन का दुरुपयोग करके धन को संचय करना, फिर वो चुनाव में खर्च करना। जैसा कि हमारे भूतपूर्व जिलाध्यक्ष जी ने बताया था, जिला पंचायत की घटना को आप देखे होंगे कि 1 करोड़ से 1.5 करोड़ का काम केवल भुगतान के लिए कराया जा रहा है। अरे शर्म करिए, सरकार चल रही है आजमगढ़ में। आजमगढ़ में पैरेलल सरकार, अधिकारी को लखनऊ की सरकार का डर नहीं है? नहीं, लखनऊ तक चूंकि उनको लगता है कि बात जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ के विधायक जी भाई 9 बार के विधायक हैं, बाकी उनका वर्चस्व यहाँ से लखनऊ तक है। और आज के समय में मुझे जो लगता है कि हर कर्मचारी को ये लगता है कि पैसे से हर चीज को दबाया जा सकता है, लेकिन इस गलतफहमी में न रहें, भाजपा वाले पैसे से नहीं दबते हैं। इस लड़ाई में आप लोग कूदे हैं, क्या अंजाम होगा? काम रुकेगा? इस लड़ाई में कूदे हैं, ये केवल यही काम नहीं रुकेगा, विगत जितने काम हुए उनकी जांच कराया जाएगा। ये आरएम अपने आप को जिस हिसाब से वो कह रहे हैं कि उच्चाधिकारियों के नेतृत्व में उसमें काम हो रहा है, तो उनको ये बताना पड़ेगा कि किस उच्चाधिकारी के कहने पे, किस उच्चाधिकारी की जेब गर्म करने पे ये काम करा रहे हैं। इसका जवाब आरएम साहब देंगे। वो कह रहे हैं कि गोरखपुर इकाई इसमें काम कर रही है, हमारा कोई रोल नहीं है। आपके अंडर में वो ऑफिस बन रही है, तो उसको आप नहीं देखेंगे? गोरखपुर काम करा, हम लखनऊ का पैसा तो आप बर्बाद कर देंगे भाई, पैसा भी तो लखनऊ का है, आपके घर का तो है नहीं। अगर गोरखपुर के लोग काम कर रहे हैं तो आपने कितने लेटरबाजी किया, और क्यों वो निर्माण हो रहा है? आपने उस जेई से नहीं पूछा कि वो जो है किस तरह स्वीकृत किया जिसमें बीम है ही नहीं है? नींव भी तो नहीं है। नींव, अरे नींव छोड़ दीजिए, वो पुरानी ईंट पुराना सब कुछ गिराने की तो जरूरत ही क्या थी? ऊपर से भी रिपेयरिंग हो सकता था। हो सकता था, अगर ईटा काम लायक था तो उसको ऊपर से रिपेयर कर देना, कम पैसे में काम हो गया होता। लेकिन ये 17 लाख रुपए को एकदम आरएम साहब ने अपने सोचा कि रामे की चिड़िया रामे का खेत, चुग चुग चिड़िया भर भर पेट। अच्छा, चूंकि मंत्री भी दयाशंकर सिंह है परिवहन विभाग के, उनसे भी बात किया जाएगा, उनको उनके संज्ञान में ये मैटर लाया जाएगा। अगर आरएम साहब के हिसाब से उनकी भी संलिप्तता है तो वो इस बात को कहे कि नहीं 17 लाख में उनको भी मिला।
इस बात को तो प्रमाणित करे। आरएम साहब ने तो बता दिया कि उच्चाधिकारी हैं, उच्चाधिकारी में उनके मंत्री जी भी सम्मिलित है या केवल अधिकारी हैं, इसको आरएम साहब बताएंगे। आरएम साहब मीडिया के सामने फेस नहीं कर पा रहे हैं। आरएम साहब इसलिए नहीं फेस कर रहे हैं क्योंकि आरएम साहब यहाँ सरासर गलत है और आरएम साहब केवल भाग रहे हैं। आप ये देखिए आज रोडवेज की स्थिति ये है कि रोडवेज में अगर आप भवाली मोड़ से कचहरी आना चाहते हो, सारी बसें सड़कों पे रहती है। आरएम साहब उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बसों में प्रेशर हार्न है, आरएम साहब उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आरएम साहब को केवल इसमें चूंकि पैसा दिख रहा है, इसमें काम कर रहे हैं। ठीक ठीक। तो एक खबर आजमगढ़ से, जहां दीवानी बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया आज पूरी हो गई। नामांकन के अंतिम दिन अध्यक्ष और मंत्री समेत विभिन्न पदों के लिए कुल 68 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। चुनाव अधिकारी ब्रजेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अध्यक्ष पद के लिए 12 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है, जबकि मंत्री पद के लिए 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए 7, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए 5 तथा सह मंत्री पद के लिए 12 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसके अलावा वरिष्ठ कार्यकारिणी पद के लिए 8, कनिष्ठ कार्यकारिणी पद के लिए 6, कोषाध्यक्ष पद के लिए 2 और आय व्यय पद के लिए 3 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। कुल मिलाकर नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही दीवानी बार एसोसिएशन का चुनावी माहौल अब पूरी तरह गर्म हो गया है और आगे की प्रक्रिया पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या कुछ कहना है ब्रजेश कुमार सिंह, चुनाव अधिकारी का, सुनिए। मैं ब्रजेश कुमार सिंह एडवोकेट, दीवानी न्यायालय भाषा संघ का जो चुनाव 2025-26 का हो रहा है उसमें चुनाव अधिकारी हूँ। चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा मेरे द्वारा पूर्व में कर दी गई थी, जिसके अनुक्रम में नामांकन जो है 20/12/25 को भी था और आज जो है 22/12/25 को भी था। आज अंतिम दिन था। आज जो है अध्यक्ष पद पर कुल 12 प्रत्याशियों का नामांकन हुआ है, दोनों दिन मिला करके। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये दोनों दिन मिला करके है। और मंत्री पद पर भी 13 लोगों का नामांकन दाखिल हुआ है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 7 लोग दाखिल किए हैं। कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 5 लोग किए हैं और सह मंत्री पर 12 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। कोषाध्यक्ष पर 2, आय व्यय निरीक्षक पर 3, वरिष्ठ कार्यकारिणी पे 8 और कनिष्ठ कार्यकारिणी पे 6 उन्होंने आज नामांकन दाखिल किया है। अब आज नामांकन का जो टाइम दिया गया था वो समाप्त हो गया है। अब कल जो है 23/12/25 को जो है ये नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी कि कौन वैध है कौन अवैध है, उसकी जांच करके अंतिम लिस्ट जारी की जाएगी कितने लोगों का पर्चा वैध पाया गया। 24 दिसंबर को पर्चा वापसी का दिन रखा गया है 1:30 बजे से 2 बजे तक। उसी दिन जो है क्रमानुसार जो होता है सबको क्रम संख्या मिल जाएगी कि किसको किस पद पर क्या है क्रम उसको मिला हुआ है। और फिर अगला जो हमारा कार्यक्रम है, बीच में इधर छुट्टी है उधर और कार्यक्रम होंगे। 5 जनवरी को जो है प्रातः 9 बजे से 4:30 बजे तक वोटिंग का काम होगा, जिसके लिए हमने जो है अभी से तैयारी शुरू कर दी है। कम से कम 50 बूथ बनवाए जाएंगे और 5 टेबल लगाए जाएंगे। 2033 मतदाता हमारी वोटर लिस्ट में वर्तमान समय में है। अगर किसी का छूटा हो तो घट बढ़ भी सकता है, लेकिन इस समय वर्तमान में 2033 मतदाता हैं। मतगणना 6 जनवरी को सुबह 8 बजे शुरू होगी और मतगणना समाप्ति तक होगी। और देखिए यह चुनाव जो है हर साल होता है, एक तरह से परिवार का चुनाव है, बड़ा सामंजस्य लोगों में रहता है। लेकिन चुनाव में तो सब लोग अपनी जोर आजमाइश अपने तरीके से करते रहते हैं, तमाम गणित लगाते हैं जो तरह तरह का राजनीति में होता है। लेकिन मैं चुनाव अधिकारी की हैसियत से आपको बताना चाहता हूँ कि चुनाव पारदर्शी ढंग से होगा, पूरा निष्पक्षता रहेगी। मैं एकदम दृढ़ संकल्पित हूँ कि चुनाव में किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आने पाएगा और अच्छे ढंग से इसको कराया जाएगा। मेरा प्लान तो यही है। तो एक खबर आजमगढ़ से, जहां बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग आर्यमगढ़ के कार्यकर्ताओं द्वारा बांग्लादेश सरकार और इस्लामिक आतंकवाद का कलेक्ट्रेट चौराहे पर पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की गई। इसके बाद राष्ट्रपति को संबोधित 6 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया।
इस अवसर पर प्रांत अध्यक्ष राणा प्रताप राय सोनू ने कहा कि बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या की घटना अत्यंत घृणित है और इस पर भारत सरकार को कूटनीतिक दबाव बनाकर इस हत्या की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध जांच करवाते हुए आरोपियों को फांसी की सजा दिलवाई जाए। गोरक्षा प्रांत संयोजक गौरव रघुवंशी ने कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया जाए और बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाकर ऐसी घटनाएं रोकी जाएं और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जिलाध्यक्ष चंदन सिंह ने मांग किया है कि पीड़ित दीपू चंद्र दास के परिवार को आर्थिक मदद उपलब्ध करवाया जाए और उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। इस अवसर पर संतोष गुप्ता, भाजपा नगर अध्यक्ष मिगाग शेखर सिन्हा, राघवेंद्र मिश्रा, लड्डू उत्कर्ष सिंह, किशन मोदनवाल, अंकुर गुप्ता, राजन गुप्ता, मुंशी निषाद, हरेंद्र मौर्य, राजेश अरोड़ा, अभिषेक गुप्ता, शंकर यादव, आशीष यादव, गौतम बर्नवाल, अनूप पांडे, साकेत चौरसिया, संतोष चौहान, शुभम सिंह, सुनील जायसवाल, दिलीप यादव, शिव बचन यादव, मंगल सिंह, बजरंगी सिंह, आधार, भीम विश्वकर्मा, अवधराज, अवधेश, सलील चौहान इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई की जो हत्या हुई है उसका हम लोगों ने राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपेंगे और उनका पुतला दहन किया है। हम लोग ये चाह रहे हैं कूटनीतिक दृष्टिकोण से माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी इस लड़ाई को लड़े और हमारे हिंदुओं को वहाँ सुरक्षित करें। आज इसी की हम लोगों ने मांग की है और इसी के बाद इसका ज्ञापन दिया है। जैसे बांग्लादेश में तो कभी साल भर से चल रहा है, नहीं, ये जब शेख हसीना के जाने के बाद से पूर्व से ही चल रहा है। उसमें कूटनीतिक रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने भी अपने संगठन के माध्यम से ये मांग की है कि हमारे हिंदुओं को वहाँ सुरक्षित किया जाए। जिस हिसाब से उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है ये निंदनीय है, काफी निंदनीय है, ये मानवता के खिलाफ है। सरकार का पक्ष अभी तक इस तरह नहीं आया है। सरकार कूटनीतिक रूप से लड़ाई लड़ रही है। इसके लिए हम लोगों ने इसीलिए और ज्ञापन दिया है कि इसमें प्रधानमंत्री जी आगे आके राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से दिया गया है कि उसमें आगे हमारे हिंदुओं को वहाँ सुरक्षित करें, उसको उच्च स्तर पे अपना देख के सारे दृष्टिकोण से देख के उसको हम लोगों को सुरक्षित करें। तो क्या एक सर्जिकल स्ट्राइक की भी जरूरत पड़ा महसूस हो रही है क्या? इसकी सरकार को जब आवश्यकता होगी तो निर्णय लेंगे। फूका गया क्या पूरा मामला है? मैं गौरव सिंह रघुवंशी, प्रांत संयोजक विशेष परिषद सुरक्षा विभाग, गोरक्ष प्रांत। हम सब हिंदू हैं, हम सब राम जी को मानते हैं और हमारे जो भाई हैं बांग्लादेश में, उनके साथ आज के समय में जो अत्याचार बांग्लादेश में इस्लामिक जिहादियों द्वारा किया जा रहा है, यह वाकई में सबको पीड़ा दे रहा है। पूरा भारतवर्ष शोकाकुल है। वहाँ पर जिस प्रकार से दीपू चंद्र दास की हत्या दिन दहाड़े सड़कों पर जला करके किया गया है, यह अत्यंत निंदनीय है और इस पर पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। हम मांग कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदय से, आज हम लोग ज्ञापन भी दे रहे हैं और बांग्लादेश का पुतला भी फूंका गया है। वहाँ की सरकार का, वहाँ पर पलने वाले इस्लामिक जिहाद का, जो विदेशी पैसों पर लोग पल रहे हैं और भारत विरोधी षड्यंत्र कर रहे हैं और हिंदुओं के साथ अत्याचार करने का दुष्कृत्य कर रहे हैं, इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। भारत सरकार इसके लिए जरूरी कदम जो भी उठाने हैं उठाए। पूरा देश आपके साथ है। आज के समय में बांग्लादेश में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पर हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, गांव जलाए जा रहे हैं। कोई हिंदू अगर कलावा पहन रहा है तो उसको मारा जा रहा है, कोई हिंदू कुछ बोल दे रहा है, तिलक लगा ले रहा है तो उसको मार दिया जा रहा है। तो ऐसी घटनाएं हिंदू समाज को पूरी दुनिया में जहाँ भी हिंदू रह रहा है उसकी सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है कि क्या हिंदू पूरे दुनिया में कहीं सुरक्षित है कि नहीं है। आज के समय में चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, हर जगह हिंदुओं का शोषण ही किया जा रहा है और आज अगर भारत का हिंदू खड़ा नहीं होगा उनके साथ तो कौन आवाज उठाएगा। इसलिए हम सबको एक ही संदेश देना है कि हम सब बटेंगे नहीं, अगर नहीं बटेंगे तो नहीं कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो आज हम लोग राष्ट्रपति महोदय से और भारत के प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि दुनिया में रहने वाला जहां भी हिंदू समाज है, इजराइल जैसे हर एक यहूदी को अपने देश का नागरिक मानता है, उस प्रकार से हर एक हिंदू जो दुनिया में कहीं रह रहा है उसको भारत की नागरिकता दिया जाए। और अगर भारत के नागरिक पर किसी देश में अत्याचार होता है तो भारत सरकार उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सके, क्योंकि उसके नागरिक पर हमला हुआ है। अच्छा, बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ था उस समय विद्रोह किया गया था, हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ था, तो भारत क्या वजह है कि भारत सरकार एक्शन नहीं ले रही है? भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबावों में, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में बंधी हुई है, लेकिन हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि आप इन दबावों से बाहर आकर के, इजराइल जैसे है अपने नागरिकों की सुरक्षा पूरी दुनिया में करता है और अगर कहीं भी कोई घटना होती है तो उस देश में घुस के मारता है, उस प्रकार से
बांग्लादेश में भी कार्रवाई होनी चाहिए। और बांग्लादेश में भी कई नेताओं की गोली मारकर हत्या हुई है। ऐसा नहीं कि भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पर आए दिन स्थितियाँ बिगड़ रही हैं। क्या मांगी है आज आप पुतला फूके और क्या सरकार से मांगे? हम लोग मांग किए कि जो दीपू चंद्र राज जिनकी हत्या हुई है, उनको, उनके परिवार को भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर यह मुद्दा उठाए, मानवाधिकार आयोग में जाए, उस परिवार को आर्थिक मुआवजा दिया जाए, न्याय दिया जाए, और जो भी दोषी हैं इसमें, जिन भी लोगों की संलिप्तता है, उनको फांसी की सजा कम से कम दी जाए। यह मांग पूरे देश से उठनी चाहिए और पूरे देश का हिंदू समाज चाह रहा है यही बात। ठीक है। तो ये खबर आजमगढ़ से है। हमारे साथ से आई भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन की चेयरपर्सन डॉक्टर वर्षा रानी विशेश्वर दुलचा ने अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में कहा कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से ही महान होती है। उन्होंने बताया कि उनके पूर्वज लगभग 5 पीढ़ी पहले मॉरिशस गए थे, लेकिन इतने वर्षों बाद भी वहां भारतीय विशेषकर भोजपुरी संस्कृति को जीवंत रूप में सुरक्षित रखा गया है। डॉक्टर वर्षा रानी ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से मॉरिशस में छठ पूजा का आयोजन प्रारंभ हुआ है, जिसमें टेलीविजन और मीडिया की प्रभावशाली भूमिका रही है। उन्होंने भोजपुरी भाषा को बढ़ावा देने और उसे उचित मान्यता दिलाने की आवश्यकता पर बल दिया। मॉरिशस में स्कूलों के पाठ्यक्रमों में भोजपुरी को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने की तैयारी चल रही है, जो भोजपुरी भाषा के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर वर्षा रानी ने कहा कि जब तक नई पीढ़ी भोजपुरी भाषा से नहीं जुड़ेगी, तब तक यह भाषा पूरी तरह फल फूल नहीं सकती। मुख्य अतिथि नेपाल के मधेशी आयोग के प्रथम प्रमुख आयुक्त डॉक्टर विजय कुमार दत्त ने कहा कि आजमगढ़ ऋषि मुनियों की तपो स्थली रही है। इस पवित्र भूमि का नाता भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि भोजपुरी हमारी लोक संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। नेपाल में अधिकांश लोग भोजपुरी भाषा से परिचित हैं। यदि वे इसे बोल नहीं पाते तो कम से कम समझ अवश्य लेते हैं। उन्होंने कहा कि भाषा के माध्यम से नेपाल और भारत के संबंध अत्यंत प्रगाढ़ और आत्मीय हैं। उन्होंने कहा कि भोजपुरी को 8वीं सूची में शीघ्र जुड़ना चाहिए। लीबिया से आए प्रोफेसर अनिल के प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भोजपुरी की पहचान पर चर्चा की। विशिष्ट अतिथि पूर्व निदेशक मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि भोजपुरी भाषा हमारी पहचान है। कहा कि कबीर और गोरखनाथ की भाषा भोजपुरी रही है। इंटरनेट के युग में भोजपुरी की रक्षा के लिए ऑनलाइन भोजपुरी संग्रहालय बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि भोजपुरी को अपने जीवन से जोड़े रहें। महापौर गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष राजानंद राय और सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने भी अपनी बात रखी। अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम के अंतर्गत आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी वैश्विक परिदृश्य में भोजपुरी भाषा, साहित्य एवं लोक संस्कृति का विषय प्रवर्तन प्रोफेसर जगदम्बा दुबे ने किया। कोलकाता के प्रकाश प्रियांशु, भोजपुरी साहित्यकार राम बहादुर राय, प्रोफेसर गीता सिंह ने भोजपुरी के विविध पक्षों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर अरविंद चित्रास ने स्वागत एवं अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल श्रीवास्तव ने अतिथियों को सम्मानित किया। संचालन डॉक्टर ईश्वर चंद्र त्रिपाठी और प्रिया तिवारी ने किया। इस अवसर पर स्कूल की छात्राओं ने लोक नृत्य प्रस्तुत कर मन मोह लिया। इस अवसर पर डॉक्टर अरशद, अस्मिता पटेल, डॉक्टर भक्तवत्सल, ब्रजेंद्र सिंह, कृष्ण मोहन त्रिपाठी, डॉक्टर ज्योत्सना प्रसाद, प्रोफेसर अखिलेश चंद्र, पवन कुमार सिंह, अमित वर्मा, डॉक्टर दिग्विजय सिंह राठौर, प्रवीण सिंह, नैनु शुक्ला, तिवारी मिश्रा, वंदना श्रीवास्तव, पवन उपाध्याय, सारिका श्रीवास्तव, राजेश श्रीवास्तव समेत देश और विदेश के विभिन्न भागों से लोग उपस्थित रहे। आप पार्टिसिपेट भोजपुरी हमारी भाषा रही, किस तरह से हम भोजपुरी के देखते हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले आजमगढ़ की धरती पर, इस पवित्र धरती पर अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी समागम के इस कार्यक्रम की बहुत सराहना करता हूं। और बहुत दिनों से ये मांग चली आ रही है कि इस भोजपुरी भाषा को अनुसूचित 8 में जो है इसको सम्मिलित किया जाए। और इस तरह की का जो है आह्वान हमारे सदर सांसद गोरखपुर भाई रवि किशन शुक्ला जी ने भी उठाई, आपके आजमगढ़ के सांसद दिनेश मिनरवा जी ने भी उठाई। तो ऐसे में ये मांग बहुत दिनों से चली आ रही है
और संभवतः हम प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन शायद प्रयास में हमारे थोड़ी कमी रह जा रही है। इसलिए आज भी ये बात चली कि जो है हम इस भाषा को जल्दी से जल्दी सूची 8 में दर्ज कराने की कोशिश करें, और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है भोजपुरी बोलने वालों की। और केवल भोजपुरी जो है ये बोलने वाले केवल पूर्वांचल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश और विदेश तक बिखर चुके हैं और हर जगह पे अपना झंडा बुलंद किए हुए हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि आज के समय की बहुत आवश्यकता है, और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी इसे अनुसूची 8 में सम्मिलित किया जाएगा। ठीक। आज जो कार्यक्रम आपका है, हमारा नाम अरविंद श्रीवास्तव चित्रांशबा। पिछले 30 बरिस से हम अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी सम्मेलन करत बानी। अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत 2025 होत बा। आज 22 दिसंबर 2025 के एमे देश विदेश से जुटारो आयल बाना। हमारे एक लड़ाई 30 साल से चलत बा। हमारा आंदोलन है अश्लीलता के खिलाफ कानून बने और भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में मान्यता दी जाए, क्योंकि बिना मान्यता दहले, बिना मान्यता महले हमार भाषा भोजपुरी मान्यता प्राप्त नेपाल में बा। वहाँ के लोग विद्वान साहित्यकार आयल बना। हमार भाषा भोजपुरी पूर्वांचल का पहचान, पूर्वांचल का गरिमा और मान्यता प्राप्त मॉरिशस में बा। वहाँ के चेयरपर्सन आयल बानी। एक पत्रकार महोदय उनसे पूछने की का बात हो कि नाम मिलत है, तो वो कहनी कि इता भारत का समस्या बा ना, मॉरिशस में तो मान्यता प्राप्त हो, वहाँ एकेडमी है, साहित्य अध्यक्ष है। तो इतना बढ़िया कार्यक्रम कभी सम्मेलन आपके देखे के मिली, लोक नृत्य देखे के मिली, भोजपुरी भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति का संपूर्ण पहचान। कई सत्र में कार्यक्रम हाओ और 4 सत्र में कार्यक्रम हुई। पहला सत्र उद्घाटन, दूसरा सत्र लोक गीत, नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम, फिर सम्मान समारोह, फिर भोजपुरी भाषा पे अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय तो जिसमें शोधार्थी शोध पत्र देवल जाई उन्होंने के सम्मान में वो लोग आयल बाने। एक विषय पर बात हुई कि वैश्विक स्तर पे भोजपुरी भाषा, संस्कृति और कला का पहचान कैसे दियावल जाए, ताकि एक मान्यता मिले, एक पहचान बने पूरे दुनिया में। 25 करोड़ से ज्यादा पूरा हम लोग फैलल बानी पूरे दुनिया में। हमारी फिजी, सुरीनाम, नेपाल, सारे देश देखल जाए ना, सब लोग आयल है। दुबई में हम लोग बढ़िया कहाँ से आयल हो? नेपाल से प्रथम आयुक्त आयल बने, विदेशी आयोग 40 किताब उनका लिखल बा। वहाँ प्रोटोकॉल है, वहाँ जैसे यहाँ बड़ा सचिव रहे ना वैसे वहाँ रहे ना। मॉरिशस के डॉक्टर वर्षा रानी अंतर्राष्ट्रीय गायिका आयल बानी, जमन वो भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन के वहाँ चेयरपर्सन बानी सरकार में। नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय गायिका आयल बानी। बैंकॉक थाईलैंड से हिंदी भोजपुरी का रचनाकार आयल बाने। मलेशिया विश्वविद्यालय से आयल बाने। लीबिया और यमन विश्वविद्यालय से आयल बाने। जे हमारे भोजपुरी खातिर हमारे लगे आयल बा, उनका बहुत बहुत सम्मान बा, आदर बा, योग बा, निहोरा बा, निवेदन बा कि राउत सब लोग आयल बानी। आजमगढ़ के साहित्यिक धरती पे, आजमगढ़ के साहित्यिक धरती पे, तमसा के तट पे आप सबका स्वागत बा, अभिनंदन बा। ये हमारा अभियान आप लोग देश विदेश में पहुंचाई ताकि एक मान्यता मिले। और तो ये खबर आजमगढ़ से, जहाँ बिलरियागंज ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा शाहपुर, मौलानी, टडेया, सोधन पट्टी सहित अन्य गांवों में तैनात ग्राम विकास अधिकारी पर प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर अवैध धन वसूली करने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि परिवार रजिस्टर की नकल, जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज बनवाने के लिए सचिव द्वारा खुलेआम पैसों की मांग की जाती है। ग्रामीणों के अनुसार एक प्रमाण पत्र के लिए 1000 से 1500 रुपए तक की मांग की जाती है। यह धनराशि कभी फोन पे के माध्यम से अलग अलग नंबरों पर डलवाई जाती है, तो कभी नगद कैश देने का दबाव बनाया जाता है। पैसा न देने पर संबंधित कार्य नहीं किया जाता है और लोगों को बार बार दौड़ाया जाता है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार की मंशा के अनुरूप पंचायत भवनों पर ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराए जाने का निर्देश है, जबकि सभी गाँवों में पंचायत भवन मौजूद होने के बावजूद सचिव ग्रामीणों को 3 किलोमीटर दूर बाकीपुर सोनहरिया पंचायत भवन पर बुलाते हैं। इससे जनता को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। इस पूरे मामले में ग्रामीणों के पास फोटो व वीडियो साक्ष्य उपलब्ध होने का दावा किया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ की जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा, नगर अध्यक्ष मृगांक शेखर सिन्हा के साथ
ग्रामवासियों ने जिलाधिकारी आजमगढ़ को प्रार्थना पत्र देकर संबंधित ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित करते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की है। क्या कुछ कहना है हरवंश मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष भाजपा का, सुनिए। बिलरियागंज में एक सेक्रेटरी महोदय हैं, उन्होंने जो भी जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे वहाँ पे नकल है परिवार रजिस्टर की, जो भी जनता उनके यहाँ जाती है वो जनता को कहते हैं कि जब तक आप मैंने खुलेआम धन उगाही कर रहे हैं, और ऐसे नहीं, उनको इतना डर नहीं है सरकार का कि वो अपने करवट हो जाते हैं और कहते हैं मेरे जेब में पैसा डाल दो, और अपने जेब में पैसा डलवाते हैं, तब जाकर के उसका कार्य होता है। अगर वो पैसा नहीं देती है, क्या नहीं देता है जो भी वहाँ पे लाभार्थी है, तो कहीं न कहीं उनको जितना उनके अंदर में सामूहिक वहाँ पे है, वो आज इस गांव में बैठते हैं तो वहाँ बुलाते हैं, उस गांव में बैठेंगे तो हम केवल दौड़ाने का काम करते हैं जब तक उनको पैसा नहीं मिल जाता। तो मैंने आज जिलाधिकारी महोदय से कहा कि आखिर ये लोग क्यों सरकार को बदनाम कर रहे हैं? क्या सरकार को बदनाम करना इन लोगों का पैसा हो गया क्या? सरकार अपना निष्पक्ष रूप से कार्य कर रही है। सरकार लगातार कर रही है कि आप लोगों को जो गांव में सचिवालय बनाया गया वहां बैठ करके काम करिए, जनता को कहीं नहीं जाना पड़े। परंतु जिस हिसाब से ये लोगों ने वहां पे लूट मचाई है, हमने आज दिया है, ऐसे नहीं चलेगा। इन लोगों पे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार कतई बदनाम होने नहीं देंगे हम लोग। अगर सरकार बदनाम ये लोग करेंगे तो हम लोग इसको जो है माननीय मुख्यमंत्री जी तक इसको लेके जाएंगे कि आखिर ये लोग इस तरीके से क्यों ये कर रहे हैं कि जो जनता है, जनता का अपना खून पसीने का पैसा इस तरीके से लूटना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक। खबर आजमगढ़ से, जहां अस्पताल और शराब वैसे तो दोनों में काफी दूरी मानी जाती है, लेकिन जब परिसर में ही हजारों की संख्या में शराब के प्रयोग किए गए फेंके पैकेट मिले तो अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। मामला मंडली जिला अस्पताल आजमगढ़ का है। आपको बता दें कि मंडली जिला चिकित्सालय में काफी दिनों से बनकर तैयार मॉड्यूलर भवन बना है। मॉड्यूलर भवन से चंद कदम की दूरी पर पानी की टंकी के कैंपस में हजारों की संख्या में देसी शराब के खाली पैकेट फेंके हुए दिखाई दिए। अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस, होमगार्ड के अलावा बड़ी संख्या में रिटायर्ड आर्मी के जवान भी तैनात हैं, जो दिन रात अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और गतिविधियों पर नजर रखते हैं। अब इन सुरक्षा व्यवस्था के बीच परिसर में इतनी बड़ी संख्या में खाली शराब के पाउच और बोतल मिलने से कहीं न कहीं परिसर में शराबियों के जमावड़े की तरफ संकेत कर रहे हैं। नमस्कार आजमगढ़। इस 31 दिसंबर को पूरा शहर झूम उठने वाला है, क्योंकि होटल गोल्डन फॉर्च्यून आजमगढ़ लेकर आ रहा है न्यू ईयर ईव का सबसे धमाकेदार इवेंट। इस रात को और खास बनाने आ रहे हैं सन ऑफ साबरी ब्रदर्स अपनी सोफी और सोलफुल आवाज के साथ, और डांस फ्लोर को फायर बनाएंगी डीजे साहिबा अपनी हाई एनर्जी बीट्स के साथ। एक ही रात, एक ही स्टेज एंड सो मच ऑफ डबल धमाका। ये पूरा शो फनकार के द्वारा क्यूरेटेड है, जहां एंटरटेनमेंट का लेवल हमेशा टॉप नॉच होता है। तो वेन्यू याद रखिएगा, होटल गोल्डन फॉर्च्यून आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि।
शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।